Good evening, everyone. On behalf of 3 Maharashtra Girls Battalion, I extend a warm and heartfelt welcome to Dr. Kalantri. MD, MPH is Director Professor of Medicine at MGIMS and Medical Superintendent of Kasturba Hospital. We are truly honored to have you with us today. Your presence will surely inspire and guide our cadets. दोस्तों, तीनों भाषाओं में बोल सकता हूँ, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। पर मुझे लगा, और अभी प्रीति जी ने मुझे बताया कि आप विदर्भ के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। कुछ हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, कुछ मराठी मीडियम से हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ गांव से हैं, शहरों से हैं। तो मैंने सोचा कि मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। और कई बार लगता है कि जब हम राष्ट्रभाषा में बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं, उसमें कोई आडंबर नहीं होता उसमें। तो आज आप सबको देखकर मैं 50 साल पीछे जाता हूँ। और 50 साल पीछे इसलिए जा रहा हूँ कि इसी वर्धा शहर में मेरा जन्म हुआ, यहीं पर मेरा हिंदी और मराठी मीडियम स्कूल्स में मेरी शिक्षा हुई। और 1973 में मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में अपना मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए एज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर गया। और फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट के रूप में जब वहाँ पर एडमिशन हुआ तो पहले साल में ही मैंने भी एनसीसी ज्वाइन की थी। तो आज आपको देख के मुझे अपनी एनसीसी की वर्दी, एनसीसी वो चमचमाते हुए जूते, वो कैप, वो सारे याद आने लगे हैं। हालांकि स्मृति थोड़ी धूमिल हो रही है। और जब पहली बार जब मैंने वो वर्दी पहनी थी और आईने के सामने खड़ा हुआ था तो उस समय बड़ा दुबला पतला था, लेकिन छाती ज़रूर चौड़ी हो गई थी। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई थी और मेडिकल की पढ़ाई के कारण वो जो खाकी वर्दी थी वो कब सफ़ेद एप्रन में परिवर्तित हो गई और कब एनसीसी छूटा और कब मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के वार्ड्स में हम घूमने लगे, वो अब याद नहीं आ रहा है। वो उम्र मेरी थी 17 साल की जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। और अभी मुझे प्रीति जी ने बताया कि आप भी जो बैठे हैं वो 13 से 19, 20, 21 साल की उम्र के ही हैं। और ये उम्र बड़ी स्पेशल होती है, इसे हम टीन एज कहते हैं, 13 to 19। इट स्टार्ट्स एट 13, इट एंड्स एट 19 एंड इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन योर चाइल्डहुड एंड योर एडल्टहुड। आपका बचपन छूटने लगता है, आप यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। और इस 6-7 साल की उम्र में आपकी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतने सारे चेंजेस होने लगते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि शरीर में क्या हो रहा है। और उसके साथ में आजकल, हमारे ज़माने में नहीं था लेकिन आजकल पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, वाइड करियर चॉइसेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, कुछ सपने आप बुनते हैं, कुछ आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन उसके साथ में एक मन में कई बार डर भी होता है कि जो कुछ मैंने सपने चुने हैं, जो सपने मैं सोच रही हूँ, वो सपने क्या वाकई में पूरे होंगे। डर भी लगता है कि जिस मार्ग में मैं चल रही हूँ वो मार्ग क्या मैंने सही चुना है। और ये भी लगने लगता है कि जो विकल्प है मेरे सामने, वो विकल्प क्या मैंने सही चुने हैं या उसमें कुछ गलती हो रही है। तो इस ऊहापोह में, इस असमंजस में, इस अनसर्टेन में, इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर में आपका ये समय जाने लगता है। और दिस ट्रांजिशन ईयर्स, दिस टीन एज फ्रॉम 13 to 19 इज समथिंग दैट कैन मेक यू और ब्रेक यू इन मोर वेज देन वन। तो आज मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कोई आपको कोई किताबी ज्ञान या किताबी भाषण देने नहीं आया। आज मैं आपको उन 5 बेटियों की कहानी सुनाने आया हूँ। वो ऐसी कहानियाँ हैं जो रियल लाइफ की हैं, जो आपको प्रेरित करेंगी, जो आपको प्रोत्साहित करेंगी। और वो ऐसी कहानियाँ हैं कि इन्हीं सवालों को, इन्हीं प्रश्नों को और इन्हीं समाज के बंधनों को तोड़कर ये लड़कियाँ अपने अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ी और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कैसे कमाया, उसका ये जीता जागता उदाहरण है।
अब ये कहानियां कोई राजा रानी की नहीं है, ये कोई परिकथाएं नहीं है, दे आर नॉट फेरी टेल्स ईदर. दिस इज नॉट द टिपिकल टेल ऑफ द एंड देन द प्रिंस मैरिड प्रिंसेस एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर. ये वो कहानियां नहीं है. इसमें यश भी है, अपयश भी है, इसमें ख्याति भी है, इसमें रिकग्निशन भी है, लेकिन बियॉन्ड दैट इसके पीछे उनका छिपा हुआ है उनका स्ट्रगल, उनका साहस, उनका लीक से हटकर चलने का एक मन में एक उत्साह, और वो लीक से हटकर चलने का जो उत्साह था उसको अपने वास्तविक जीवन में इन 5 लड़कियों ने कैसा ढाला, उसकी वो कहानियां हैं. अब एक कैडेट के रूप में अभी मुझे प्रीति जी बता रही थी कि आपका जीवन बड़ा अनुशासन प्रिय जीवन है. आप यूनिटी एंड डिसिप्लिन का मोटो अपने वर्दी पे पहनते हैं, और सुबह से शाम तक सुबह आपकी शुरू होती है मेडिटेशन से, फिर आप ग्राउंड पर उस वर्दी में अपना पसीना बहाते हैं. लेकिन जो यूनिटी और डिसिप्लिन का जो मोटो पहनते हैं वो वर्दी पे नहीं, आप अपने दिल में भी उतारते हैं. और ये याद रखिए कि जो आप अनुशासन यहाँ पे सीख रहे हैं, उस अनुशासन को आप अपने जीवन में भी अवश्य ढालेंगे, और उससे आपका जीवन अवश्य ही उज्जवल होगा. तो अगले कुछ 25-30 मिनटों में मैं बात करूंगा उन 5 लड़कियों की. मैं बात करूंगा एक लड़की की जो आसमान में तारे देखती थी. मैं बात करूंगा एक लड़की की जिसने तिहाड़ जेल को पूरा बदल दिया. मैं बात करूंगा एक लड़की की जिसने गुजरात की असंगठित महिलाओं को, सड़क पे काम करने वाली महिलाओं का दल बनाया और पूरे देश में नाम कमाया, पद्मश्री और पद्म भूषण मिले जिसे. मैं बात करूंगा एक महिला क्रिकेटर की जो आज पूरे देश में छाई हुई है. और मैं बात करूंगा एक ऐसी साइंस ग्रेजुएट की जिसने अपने ज़माने में JRD टाटा को पोस्टकार्ड लिख के न केवल अपनी बस भारत की तकदीर बदल दी. तो आइए वो सारी बातें करें एक के बाद एक. सबसे पहले जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, उसका जन्म हुआ था 1962 में, 1962 में. आज जिसे हम हरियाणा कहते हैं, उस ज़माने में वो पंजाब था. और पंजाब में उस ज़माने में वो एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था करनाल. और इस करनाल में एक मिडिल क्लास फैमिली में इस लड़की ने जन्म लिया. और जैसा कोई हर परिवार में होता है, वो स्कूल जाती थी, शाम को खेलती थी, रात को माँ के साथ उसकी रसोई में अपना हाथ बटाती थी. लेकिन उसकी एक आदत थी स्कूल के दिनों से ही कि रात को जब हो जाती थी तो वो अपने घर के छत पे जाती थी और घंटों आकाश में तारे देखती थी. अब वो तारे देखती थी, ये नहीं कि ये धूमकेतु है या ये तारा कौन सा है, उसके लिए जो हमेशा बच्चों में या ये ध्रुव तारा है, ये जो क्यूरियोसिटी होती है, वो सोचती थी इन तारों के बियॉन्ड भी कोई दुनिया है क्या, और उन तारों के परे जो दुनिया है उस दुनिया में मैं कभी जा पाऊंगी क्या. कई बार ये अपनी बातें वो अपने पिताजी को बताती थी, माँ को बताती थी. पिताजी मुस्कुराते थे, कई बार खिसिया जाते थे, चिढ़ जाते थे कि ये मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये तारे क्यों देख रही है. 10वीं पास हुई, 10वीं में अच्छे नंबर आए, करनाल से चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने प्रवेश लिया. और इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो आज तक इस देश में किसी लड़की ने नहीं चुना था. शी ऑप्टेड फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स. उससे बड़ा समझाया कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो, सिविल इंजीनियरिंग ले लो, कंप्यूटर साइंसेस ले लो, ये विषय तुम्हारा नहीं है. लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो इसी में इंटरेस्ट आता है. और फिर उसने देखा कि चंडीगढ़ में भी उसके ऑप्शंस खत्म होने लगे, तो वो चंडीगढ़ से चली गई अमेरिका. अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में उसने शिक्षा प्राप्त की, PhD की. वो प्लेन उड़ाना सीख गई, पायलट बन गई, और धीरे धीरे शी बिकेम अ स्पेस इंजीनियर. उस लड़की का नाम है, कोई बता सकता है कौन है वो लड़की? कल्पना चावला. सो दैट गर्ल वाज कल्पना चावला. एंड देन इन 1997 कल्पना चावला वाज चोजन as a space engineer on a spacecraft called Columbus. और वो विश्व की पहली भारतीय महिला बनी कि जो अंतरिक्ष में गई. 2003 में उसने दूसरी यात्रा की वापस,
और जब ये स्पेस शटल अंतरिक्ष से वापस धरती पर आ रहा था, उसमें अचानक एक दुर्घटना हुई और ये कल्पना चावला उस दुर्घटना में केवल 41 वर्ष की थी, तब वो चल बसी। So she died at a very young age, just 41, very young age, too early and too young to die. लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोगों ने एक 1967 की मूवी है जिसका नाम है आनंद, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन होते थे, और राजेश खन्ना एक कैंसर का पेशेंट है और अमिताभ बच्चन उसके डॉक्टर हैं। और उस मूवी में राजेश खन्ना जो कैंसर के पेशेंट है, उनका एक बड़ा एक सटीक वाक्य है। अमिताभ बच्चन उसमें बंगाली डॉक्टर है और राजेश खन्ना अपने डॉक्टर को कहते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा बची नहीं है, वो कैंसर के लास्ट स्टेज में है, तो वो कहते हैं कि बाबू मोशाय, बंगाली में बाबू मोशाय कहते हैं कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और कल्पना चावला ने यही साबित किया कि केवल 40-41 साल जी वो, लेकिन इस 40 साल में उन्होंने वो हासिल किया जो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों महिलाएं हासिल नहीं कर पाती। और ये हासिल करने के लिए शी डिडंट गो टू अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्कूल, शी डिडंट हैव एन एडवांटेज ऑफ बीइंग ट्यूटर्ड एंड मॉनिटर्ड बाय हर पेरेंट्स, बाय हर कलीग्स एंड टीचर्स एंड कोचिंग क्लासेस। शी केम फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी, a very simple town called Karnal, and against all odds, now she began seeing dreams and then worked hard to ensure that her dreams are translated into reality. तो कल्पना चावला ने ये बताया कि सपने देखे जा सकते हैं, और उन सपनों के पीछे यदि आप में आत्मविश्वास है, आप में लगन है, आप में मेहनत कर रहे हो, तो उन सपनों को अपने वास्तविक जीवन में आप आसानी से परिवर्तित भी कर सकते हो। कल्पना चावला कई बार कहती थी कि सपनों से सफलता का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, उस पथ पे चलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उस रास्ते पर आप अपने आप अपना मार्ग बनाने लगते हो, और आपका जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पे आप ज़रूर पहुंचते हो। वॉट यू नीड इज़ परसिवरेंस, वॉट यू नीड इज़ अ वेरी स्ट्रांग विल पावर, वॉट यू नीड इज़ to stay put against all odds and not to be judged by what others are saying. लोग कहेंगे ये लड़की है, देखिए 1970-1980 की बात है, और पंजाब के लोग कहते थे, बड़ा ट्रेडिशनल पंजाबी कल्चर था कि ये लड़की है, क्या कर रही है, ये स्पेस इंजीनियर बन रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है, ये लड़कियों के काम नहीं होते वगैरह वगैरह। लेकिन कल्पना चावला ने उन सबको गलत साबित किया। तो सपना सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि हौसला करोड़ों जिंदगियों को बदल देता है। और इसी हौसले की बात करते हुए मुझे याद आ रही है एक बड़ी जांबाज महिला की, जिन्होंने एक ऐसे दौर में और एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जहां महिलाओं का स्वागत करने के लिए ही कोई तैयार नहीं था, बिकॉज नोबडी थॉट दैट दिस इज अ फील्ड विच वीमेन कैन टेक, दिस इज अ प्योरली टेरिटरी और ए डोमेन ऑफ मेन। इस क्षेत्र में महिलाएं आ ही नहीं सकती। 1950 में पैदा हुई थी स्वतंत्रता के 3 साल बाद, और 1972 में जब वो 22 साल की थी, शी हैड अ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कोई बता सकता है कौन है? जोर से। किरण बेदी, दैट्स राइट। उस दौर में पुलिस के काम को सिर्फ पुरुषों का पेशा माना जाता था, और कुछ पुरुष अधिकारी जब वो ऑफिसर बनी तो उससे तो ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं थे, और कुछ ने कहा कि ठीक है, अब तुम पुलिस अफसर बन गई हो तो सिस्टम में रहो, डोंट स्विम अगेंस्ट द सिस्टम एंड मेक श्योर दैट यू टेक अ बैक सीट एंड डू वॉट एवर ऑर्डर्स आर गिवन टू यू, यू जस्ट फॉलो दोज सिंपल ऑर्डर्स। लेकिन देखिए किरण बेदी थी, वो ऐसी कोई चुपचाप रहने वाली लड़की नहीं थी, केवल 22 साल की थी उस समय, और उसने सिस्टम में ढलने के बजाय उस सिस्टम को बदलने का ही निर्णय लिया उसने। उसका एक वाकया बड़ा मशहूर है। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए। इट वॉज अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट फॉर द कंट्री, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉज होस्टिंग एशियन गेम्स। और उन एशियन गेम्स में जो ट्रैफिक पुलिस है
उसका सारा काम किरण बेदी को दिया कि सारा आपका ट्रैफिक कहीं जाम नहीं होना चाहिए, सारी कारें ठीक से पार्क होनी चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। और एक बार किरण बेदी ने मॉर्निंग सुबह देखा कि एक कार गलत रूप से पार्क हुई थी और उस गलत पार्किंग के कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। पता किया कि ये कार किसकी है और मालूम पड़ा कि ये कार तो प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस की है और पीएमओ ऑफिस के जो सर्वोच्च अधिकारी है उनकी ये कार है। इज ऑलमोस्ट नाउ in the hierarchy of power he is very ranked very high। सामान्य बात होती जैसे अपने वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर में ये बात होती, पुलिस ऑफिसर कहता है जाने दो, क्या करेंगे, अब वो लोग ही नहीं मानते तो हम क्या करें। लेकिन किरण बेदी was made of something very stern stuff and she said that nothing doing। उन्होंने एक क्रेन बुलवाई और उस कार को उसी तरह से टो किया गया और दूसरी जगह उसको भेज दिया गया जिस प्रकार से आज नागपुर में आज हमारी तुम्हारी हम गलत पार्किंग कारण कार रखते हैं तो जैसे वो क्रेन टो करती है उसी प्रकार से उस कार को टो कर दिया गया। और अगले दिन किरण बेदी पूरे भारत के अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, उस जमाने में तो टीवी वगैरह नहीं था तो सारे न्यूज़पेपर्स में सुर्खियों में आ गई, फ्रंट पेज पर आ गई। एंड दे कॉल्ड बिकॉज शी कॉल्ड अ क्रेन टू टो दैट कार। द न्यूज़पेपर एडिटर नाउ got a new nickname for Kiran Bedi और उनको नाम दिया क्रेन बेदी, the girl, the woman who called crane। और तब से लोग उन्हें कई बार मजाक में कहें या हंसी में कहें उनको क्रेन बेदी कहने लगे। तो क्रेन बेदी, किरण बेदी का देखिए ये जो साहस उन्होंने 1972 में दिखाया, 1982 में दिखाया, वो कि पहली बार नहीं दिखाया। अपने स्कूलों में भी वो क्लास में अव्वल थी, इंडिया की जूनियर टेनिस चैंपियन बनी, लॉ सीखा उन्होंने, आईआईटी में पढ़ी, बहुत सी पदवियां ली, पीएचडी प्राप्त की और फिर उनकी पोस्टिंग हुई तिहाड़ जेल में। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा कि दिल्ली का तिहाड़ जेल है कि वहाँ द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स आर केप्ट इन तिहाड़ जेल बिकॉज इट इज सपोज्ड टू बी वेरी सेफ एंड वेरी सिक्योर तिहाड़। सो द क्रिमिनल हु हैव कमिटेड heinous rapes, slaughters, killed people, homicides and are very dangerous, now they are kept in Tihar jail। वो कई बार 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो उस जेल में ही रहते हैं। अब किरण बेदी तो एक पुलिस अफसर थी और इन अपराधी थे, तो इन अपराधियों को यदि डिसिप्लिन करना है तो वो इनको अपराधी मानकर वो डिसिप्लिन कर पाती थी जैसे इसके पहले भी पुलिस अफसर करते थे। लेकिन किरण बेदी वॉज मेड ऑफ अ वेरी डिफरेंट स्टफ। उसने देखा कि बहुत सारे अधिकारी हैं, उनके मन को टटोला और पहली बार किसी पुलिस अफसर ने जेल के अपराधियों का मन जानने का प्रयास किया, चेष्टा की। उसने देखा कि बहुत से लोग उदास हैं, बहुत से लोग दे आर वेरी सैड, बड़ी अनसर्टेनिटी है उनके मन में, बड़ा अवसाद है, अपने भविष्य के प्रति देख के बड़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं और कई के मन में तो सुइसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि इन सारे कैदियों की एक मेंटल हेल्थ सुधारी जाए और उस मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए उसने एक व्यापक रूप से प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए कि सुबह कैदी उठते थे, उनको मॉर्निंग में वो वॉक के लिए ले जाती थी, उनका सवेरे ध्यान होता था, मेडिटेशन होता था, प्रार्थना होती थी। उन कैदियों के लिए एजुकेशन शुरू किया, कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में लाइब्रेरी तैयार की, उनको पढ़ने के लिए उकसाया, लिखने के लिए उकसाया और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी। उनको बताया कि बढ़ई का काम कैसे कर सकते हो, लोहार का काम कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे कर सकते हो, प्लम्बर का काम कैसे कर सकते हो, एक मैकेनिक और एक कार को सुधारने का काम कैसे कर सकते हो। और उन लोगों में एक ऐसा आत्मविश्वास जगाया जिसकी ज्योत सालों पहले बूझ गई थी उनके मन से। और बाद में इसमें से कई जो कैदी निकले उस समाज में वापस सम्मिलित हो गए और वो समाज का हिस्सा बन गए और उस समाज का हिस्सा बनकर अपना पुराना जो अपराध का बैकग्राउंड था उसको मिटा के उन्होंने एक नॉर्मल नागरिक के रूप में एक जीवन व्यतीत करना शुरू किया। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। I mean, to be able to completely metamorphose a hardcore criminal, get him into the national mainstream and ensure that they also now lead a normal life the way you and me are leading, and making sure that the society now accepts them not as criminals but as reformed people was a huge achievement। इसके लिए किरण बेदी को कई पुरस्कार दिए गए, मैगसेसे अवार्ड दिया गया कालांतर के बाद में,
और बाद में किरण बेदी का और एक रूप चेंज हुआ। किरण बेदी ने दर्जनों किताबें लिखी एक अलग अलग विषयों के ऊपर, विमेन को मोटिवेशन करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, एजुकेशन के लिए। उन्होंने अपने फाउंडेशंस बनाए, अपने किताबें लिखी उसने। लेकिन किरण बेदी ने केवल एक जेल बदला जो एक शुरुआत थी। लेकिन जरा सोचिए कि यदि कोई महिला पूरे भारत की लाखों करोड़ों महिलाओं की तकदीर बदल देती है। ये ऐसी महिलाएं जो उपेक्षित हैं, ये ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, ये ऐसी महिलाएं जो अनपढ़ है, ये ऐसी महिलाएं जो गांवों की है, और उनका वो पूरा जीवन ही बदल देती है। जैसी कोई जादू की छड़ी है, उस छड़ी से उन्होंने उन महिलाओं का पूरा जिंदगी, एक तकदीर को बदल दिया। एक ऐसी महिला भी साबित हुई है। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गुजरात। कहानी बड़ी पुरानी है कि गुजरात में 1932 में इस महिला का जन्म हुआ। एक टिपिकल गुजराती परिवार में ये पैदा हुई, गुजराती भाषा में इसका एजुकेशन हुआ। उसके बाद में ये लॉयर बनी और अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स में एक लॉयर के रूप में काम करने लगी। और उस समय ये देखने लगी कि जब भी वो सड़क पर जाती थी, वो देखती थी सब्जी बेचने वाली महिलाएं, वो देखती थी सड़क पर कचरा उठाने वाली महिलाएं, वो देखती थी रात भर काम करके कुछ कशीदा करने के बाद में या कुछ एम्ब्रॉयडरी करने के बाद में उस एम्ब्रॉयडरी को बेचने के लिए दिन भर काम करने वाली महिलाएं। वो देखती थी अपने सिर के ऊपर 10, 12, 14, 16, 18 ईंटें उठाकर भर गर्मी में, गुजरात की गर्मी में, एक 47 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर 12-12 घंटे काम करने वाली महिला। तो ये महिला किसी भी सरकारी बाबू से दुगुना तिगुना काम करती थी। उसके बाद में घर जाती थी, अपने घर में वापस घर का पूरा काम करती थी, बच्चों को संभालती थी और अगले दिन वापस उस काम के लिए तैयारी करती थी। और बदले में इन्हें क्या मिलता था? None of them had a fixed salary. None of them had a provident fund. किसी के पास में कोई बीमा इंश्योरेंस नहीं था कि जिसमें कारण यदि वो बीमार पड़ जाए तो अस्पताल में यदि कोई इलाज के लिए पैसा लगता है तो उस पैसे के लिए कोई बीमा कंपनी है। सारी कर्ज से डूबी हुई थी। उन्हें कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था क्योंकि उनका बैंक अकाउंट ही नहीं था। और जिन साहूकारों से वो ब्याज ले रही थी, वो साहूकार बैंक से दुगुना तिगुना चौगुना मूल्यों के ऊपर उनको कर्ज देकर, उनको डेट देकर उनके घर की संपत्ति धीरे धीरे हड़प रहे थे। तो इला भट्ट ने ये सोचा कि इन महिलाओं को संगठित किया जाए। और 1972 में उन्होंने एक ऐसा अभूतपूर्व कदम उठाया जो आज भी पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है। इला भट्ट को उसके लिए पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाम दिया सेवा, SEWA। सेवा एक एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप घर जाके अपने एक गूगल करिए, पढ़िए कि व्हाट डज सेवा स्टैंड फॉर। लेकिन सेवा बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ये सारी गांव की अशिक्षित, असहाय, लाचार महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पर आने लगी। ये केवल शहरों तक सीमित नहीं थी बल्कि ये दूर दराज गांवों में, अलग अलग प्रांतों में भी आने लगी। इनको संगठित किया और इन्होंने धीरे 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 अपना जो कुछ घर में पूंजी थी, जो कुछ पैसा था, उस पैसे को जमा करना शुरू किया और उस पैसे को जमा करके एक अपना संगठन बनाया। उस संगठन के बदौलत पहली बार वो गवर्नमेंट से लड़ी, उनके बैंक अकाउंट्स खोले गए। रिमेंबर, उस जमाने तक इन महिलाओं के बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुलते थे। उनके बैंक अकाउंट्स खुले, उन्हें सस्ते दामों पर लोन दिलवाया, उनको बिजनेसमैन बनाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित किया। कई महिलाओं ने अपने अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू किए, अपने घर बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया और उनकी तकदीर बदल गई। और ये काम करते समय इला भट्ट कभी किसी टीवी में नहीं आई उस जमाने में, कभी किसी न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस के ऊपर नहीं आई, कभी नेशनल मीडिया ने उनको उठाया नहीं, कभी यूट्यूब में नहीं आई, कभी ट्विटर पे नहीं थी, कभी फेसबुक पे नहीं थी। वो अपना सारा काम निशब्द और एक बहुत लो प्रोफाइल रख के कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वो काम कर रही थी वो उनको अपने जीवन में एक आंतरिक सुख दे रहा है, उनको उसके एक महिलाओं का वो आत्मसंतोष बढ़ा रही है और उन परिवारों की वो जिंदगी बदल रही है जो परिवार आज तक उपेक्षित अंधेरे में एक बहुत ही नकारात्मक जिंदगी जी रहे थे।
इला भट्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, और वो कही थी कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है. Poverty doesn't mean that you have lack of money. Poverty also means that you have got lack of opportunities. And therefore she said, and this was her one of the motivation speech in one of the women's conferences, in ladies conference, to a young adolescent girls like you, कि whatever opportunity comes your way, grab it with both hands and do not hesitate to use that opportunity, and then strive forward to achieve your aim, to achieve your objectives. अब फिर पीछे नहीं हटना है. तो जब हम अपॉर्चुनिटी बात करते हैं तो अगली कहानी एक ऐसा महिला आती है कि जिसने मौका ताड़ा, उस मौके का पूरा फायदा उठाया, एंड टुडे शी हैज बिकम a celebrity all over the country. She is on TV national channels, she is on Facebook, she is on Instagram, she is on Twitter, she is on YouTube, and people walk miles to see her. और इस लड़की की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में. पश्चिम महाराष्ट्र का छोटा सा गांव है सांगली में. बम्बई में पैदा हुई थी. माँ और पिताजी साधारण मिडिल क्लास के थे, और 2 साल की थी तब वो सांगली चली गई. और इसका बड़ा भाई था जो उस समय क्रिकेट खेलता था. महाराष्ट्र में अंडर 16 में क्रिकेट खेलता था. बड़ा अच्छा बैट्समैन था. उसकी बैटिंग को देख के उस जमाने के दिग्गज राहुल द्रविड़ ने उसकी बैट पर अपने ऑटोग्राफ किए थे. और हर सप्ताह उसका भाई श्रावण नाम था उसका, जो उस समय केवल 13, 14, 15 साल का था, अखबारों में, मराठी अखबार थे सांगली, सतारा, पूना के, उन अखबारों में उसका नाम छपता था. और ये लड़की जो केवल 7-8 साल की थी, अपने बड़े भाई की जो ऐसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हुआ करती थी, उन न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को इकट्ठा करते एक नोटबुक में चिपका कर उनको बड़े सहेज के रखती थी. शायद आपको पता नहीं कि उस ज़माने में हमारी पीढ़ी को बड़ा शौक था कि न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स हैं उसको काट कर ठीक से उसके पीछे गोंद लगाकर, उस ज़माने में फेविकॉल नहीं हुआ करता था तो गोंद हुआ करता था, गोंद लगाकर एक नोटबुक में, वो विजडम के नोटबुक हुआ करते थे, उसके ऊपर चिपकाते थे और उसके बड़े सहज से, बड़े बड़े गर्व के साथ हम देखा करते थे. तो ये लड़की भी देखने लगी. फिर एक दिन इस लड़की के मन में ये आया, थोड़ी सी मन में ईर्ष्या होने लगी कि रोज मेरे भाई का नाम पेपर में आता है, मेरा भी नाम पेपर में आना चाहिए. आई शुड ऑल्सो अपीयर इन द न्यूज प्रिंट. तो उसने माँ पिताजी को कहा कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगी. इमेजिन, पश्चिम महाराष्ट्र सांगली, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक 8 साल की लड़की, और कहती हैं कि मैं भी क्रिकेट अपना करियर बनाऊंगी. और उन्होंने कहा बेटा पढ़ लो, है ना, साइंस लो, थोड़ा अच्छी रहोगी, थोड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगी. लड़कियों के लिए यही 2 ब्रांचेस है, उस जमाने में वो कहते थे. पर अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने अपने भाई को कहा कि भाई नेट के ऊपर मैं भी आऊंगी, तुम भी जरा बॉलिंग करो. और भाई ने शुरुआत में उसको, हम जिसे हमारी देहाती हिंदी में कहते हैं लप्पे वाली बॉलिंग, ऐसे टप्पे वाली, टप टप टप, उसको बॉल डालने शुरू किए. एंड शी स्टार्टेड हिटिंग दोज बॉल्स. उसके भाई को विश्वास ही नहीं हुआ कि लड़की 8 साल की इतना अच्छा बैटिंग कर रही है. उसके भाई को समझ गया कि इस लड़की के अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है जो इसको अच्छा क्रिकेटर बना सकती है. एंड देन हर ब्रदर स्टार्टेड कोचिंग हर. शी वॉज बॉर्न राइट हैंडर, रिमेंबर शी वॉज बॉर्न राइट हैंडर, लेकिन हर ब्रदर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय लेफ्ट हैंडर्स. सो वॉज हर फादर हु वॉज ऑल्सो अ क्रिकेटर. And both her father and her brother converted her into a left hander. तो जो पैदाइशी राइट हैंडर थी वो साउथ पॉ बन गई, वो लेफ्ट हैंडर बन गई. और उसके बाद में वो क्रिकेट खेलना शुरू हुआ. अंडर 13 में आई, अंडर 15 में आई, महाराष्ट्र क्रिकेट में अच्छा काम करने लगी. एंड देन ग्रेजुअली शी रोज टू बिकम अ वेरी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर ऑन द नेशनल सीन. क्या नाम है इस लड़की का? She is the one who gave us World Cup last year. जब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर, she was one of those players. She is an opening bat. स्मृति मानधना, ना? She is स्मृति मानधना. और स्मृति मानधना की ये जो इंटरनेशनल करियर है जिसमें उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज बनाई हैं,
अलग अलग देशों में जाके सेंचुरीज बनाई है। शी इज वन ऑफ दोज रेयर क्रिकेटर्स जिसने T20 में, वनडे क्रिकेट में और टेस्ट मैच में विमेन के तीनों इसमें शतक लगाए हैं। एंड शी इज नोन फॉर द ग्रेस, फॉर द ब्यूटी, फॉर द एलिगेंस विथ विच शी बैट्स। बट शी अर्न दिस ग्रेस एंड एलिगेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट नॉट बाय अ सडन फ्लाइट, है ना। एक बहुत सुंदर, हमारे स्कूल में हम जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तब एक कविता थी कि द हाइट्स दैट द ग्रेट मैन रीच्ड wasn't achieved by a sudden flight. They, while their companions slept, were toiling upwards in the night. जिसका माने है सरल हिंदी में कि जो जो लोग सफलता के शिखर पे चढ़े हैं वो अनायास नहीं चढ़ गए। जब उनके बाकी के, जब उनके कंपैट्रिएट्स, उनके फ्रेंड्स, दोस्त वगैरह वगैरह मजे कर रहे थे, तब वो घोर संघर्ष में लगे हुए थे। और स्मृति मानधना ने भी वही संघर्ष किया कि जब उसे उस जमाने में, देखिए उस जमाने जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, एंड फीमेल क्रिकेट को तो कोई रिकॉग्निशन ही नहीं थी, कोई देखने नहीं आता था, कोई टीवी क्रूज नहीं थे, कोई चीयर लीडर्स नहीं थे, कोई टेलीविजन नहीं था उसके लिए, कोई पैसा नहीं मिलता था। तो कई बार वो क्रिकेट खेलने जाती थी तो ऑर्डिनरी महाराष्ट्र की बसेस में, ST बसेस में पीछे की सीट के ऊपर बैठ के जाती थी। 6-6, 8-8 घंटा उसमें प्रवास करती थी और वो होता था। पर ग्राउंड पे जाती थी तो वो एक एक शॉट को, उसका भाई श्रवण लिखता है अभी भी उसके बारे में कि मेरी बहन जब छोटी थी, जब 12-13 साल की थी, तब एक एक शॉट को परफेक्ट करने के लिए 200, 300, 400 बार एक दिन में प्रयास करती थी। एंड देन शी वुड मेक श्योर दैट द स्ट्रेट ड्राइव्स व्हिच आर फ्लोइंग फ्रॉम हर बैट, द कवर ड्राइव्स व्हिच शी इज हिटिंग, हर पुल्स, हर पुशेस, हर हुक्स, हर स्क्वायर कट्स, हर स्वीप्स, everything is absolutely perfect, 10 out of 10। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो बड़ी सहजता के साथ एक कवर ड्राइव करके, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर भी ताली बजा के, खड़ा होकर ताली बजाते हैं, वेल डन स्मृति कहता है, उस कवर ड्राइव के पीछे सालों का संघर्ष, सालों की मेहनत, सालों का एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय छिपा हुआ है। और ये स्मृति मानधना ने करके दिखाया कि अ गर्ल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ऑब्सक्योर town, from a very traditional family in western Maharashtra, could rise to the occasion and could make a big name in international cricket। और अंत में मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं, एक ऐसी महिला की जिसे करीब करीब आज सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आज तक किसी महिला ने किए ही नहीं है। और इस महिला को कभी आप बहुत बड़ी महिला है ये, लेकिन कभी आप इसको एयरपोर्ट पर मिलो तो आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। वो एक बेहद साधारण सूती साड़ी में होती है, हिंदी और मराठी में बोलती हैं। किसी के साथ भी वो एयरपोर्ट की एक अटेंडेंट हो, वहाँ का वेटर हो, को पैसेंजर्स हो, टिकट देखने वाले हों, जो भी है वहाँ के स्टाफ हो, सबके साथ बड़ी सहजता के साथ बात करती है, बड़े धीमे और प्यार से बात करती है और बिना किसी तामझाम के सफ़र करती है। पश्चिम महाराष्ट्र में रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि लोग उन्हें पश्चिम महाराष्ट्र की ST बसेस में देखते हैं, जब वो बेंगलोर से 3-4 घंटे ST बस में काम करते हैं, किसी कर्नाटका के एक विलेजेस में जाती है, वहाँ अपना दिन बिताती हैं, काम करती है, वापस बस में भी आती हैं। इसलिए नहीं कि इस महिला के पास पैसा नहीं है। यदि हम बताएं कि ये महिला और इसका पति आज इनके पास कितनी दौलत है तो आपकी आंखें बिल्कुल चकरा जाएंगी। टुडे दे आर वर्थ 4.5 लाख करोड़ रुपीज, 4.5 लाख करोड़। इसका माने है 45 के बाद में हम 11 शून्य लगाएं तब उनका पैसा खत्म होता है। सो दे आर टुडे दे हैव अ रनिंग कैपिटल ऑफ 4.5 लाख करोड़। लेकिन इस महिला की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कर्नाटका में हुबली में, जो उस ज़माने में बड़ा छोटा सा शहर था, एक ट्रेडिशनल फैमिली में पैदा हुई। एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण की बेटी थी ये। बचपन से ही साइंस में बड़ा विश्वास था, तो इसने भी साइंस लिया, इंजीनियर बनी और इंजीनियर बनने के बाद में ये बेंगलोर गई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसने प्रवेश किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टुडे इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये उस ज़माने में गई 1970s में।
और वहाँ ये खुद लिखती हैं, शी इज़ अ वेरी फेमस राइटर एज वेल, वो खुद लिखती हैं कि उस ज़माने में आई वॉज अ टिपिकल गर्ल इन अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दिन भर क्लासेस वगैरह करती थी और शाम को हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में अपने सहेलियों के साथ में गप्पें होती थी, खेल कूद करते थे, ताश खेलते थे, रमी खेलते थे, उस ज़माने के जो गेम्स होते हैं, धाबा धूबी थे, खो खो है वगैरह वगैरह, वो खेलती थी। तो एक दिन वो हॉस्टल से अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी, तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर उसने एक नोटिस देखा, और उस ज़माने में भी नोटिस बोर्ड पर नोटिस में कई बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रही थी ये, तो प्लेसमेंट सर्विसेज होती हैं। तो उन्होंने एक नोटिस देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ वेरी रेप्यूटेड फर्म, द इंजीनियर हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, शुड बी विलिंग टू पुट अ लॉट ऑफ आवर्स, शुड हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। और लास्ट लाइन थी, और उस लास्ट लाइन को देख के ये बहुत चिढ़ गई। द लास्ट लाइन वॉज, लेडीज नीड नॉट अप्लाई, एंड शी कुडंट बिलीव हर आईज। देयर इज अ लाइन दैट फीमेल्स आर सपोज नॉट टू अप्लाई। उसने ऊपर देखा कि ये कौन से कंपनी की एडवर्टीजमेंट है, और ये देखा कि उस जमाने में उस कंपनी का नाम था टेल्को, जिसे आज टाटा मोटर्स कहते हैं। टाटा की एक बड़ी दिग्गज कंपनी थी। हॉस्टल में आई, अपने सहेलियों के साथ बहुत गुस्सा किया, बड़ी उफनती, ये पुरुष अपने आप को क्या समझते हैं, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की फीमेल्स हैं, हम इनसे कोई पीछे तो नहीं हैं, एक बार हमें मौका दे, वी विल बीट देम वगैरह वगैरह। लेकिन करें क्या? किसी ने, उसकी एक सहेली ने, और कई बार देखिए कि अपने जीवन में फ्रेंड्स कितने काम आते हैं, एक सहेली ने कहा कि देखो ऐसा करो, टाटा के जो चीफ है ना, उनको एक लेटर लिखो, और उस लेटर के अंदर लिखो कि व्हाई यू आर प्रिवेंटिंग फीमेल्स फ्रॉम एंटरिंग एन इंजीनियरिंग फील्ड। तो उसने साहस जुटाया, पोस्ट ऑफिस में गई, एक पोस्ट कार्ड खरीदा। उस जमाने में 10 पैसे का पोस्ट कार्ड आया करता था, और उस पोस्ट कार्ड के ऊपर, उसको पता नहीं था कि ये टेल्को का चीफ कौन था। टेल्को के चीफ थे उस समय सुमंत मुलगांवकर, पर इसे पता नहीं था कि सुमंत मुलगांवकर चीफ है। तो इसको तो एक ही नाम मालूम था कि JRD टाटा। तो इन्होंने JRD टाटा को एक पत्र लिखा कि रिस्पेक्टेड JRD टाटा, माई नेम इज दिस, I am right now studying in the Indian Institute of Science. I have got a very distinguished track record and academic record. I have won several medals and awards and prizes during my long career. I wish to apply to your company, but was greatly intrigued and saddened by the fact that your company doesn't want the female and women software engineers. And she wrote that this is ironical, that the very Tatas who are famous for going out of way, walking an extra mile to support women, are denying the entry of women in their own organization. और साहस करके उस चिट्ठी को, उस जमाने में लाल डिब्बे हुआ करते थे, उस लाल डिब्बे में डाल दिया कि क्या होगा। अब देखिए, कई बार आपकी जिंदगी में आपका केवल इंटेलिजेंस, आपका केवल कौशल्य, आपकी केवल जिद काम नहीं आती है, आपका लक भी काम आता है। इट इज योर डेस्टिनी विच आल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन शेपिंग यू। ये पत्र JRD टाटा के पास गया, पोस्ट कार्ड गया। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर, एक पोस्ट कार्ड आया है आपके नाम से। तो उन्होंने पढ़ा, एंड उन्होंने कहा ये तो बात गलत है। ऐसा करते हैं, इस लड़के को टेस्ट करते हैं, इसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसकी जो सखियां थी, उन सखियों ने कहा देखो वो इंटरव्यू में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारा कोई सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें वापस आना होगा। पर किसी सखी ने कहा देखो, हुबली से पूना जाने का TAD दे रहे हैं, वो ट्रैवलिंग अलाउंस, पूना मुफ्त में जा रही हो, वहां रहने का भी तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तो जाना, पूना देख के आना, और पूना से हम सबके लिए साड़ी लेकर आना। तो सबसे उसने 30-30 रुपए इकट्ठे किए अपनी सहेलियों के सिए, और कहेंगे ठीक है, तुम सबके लिए मैं पूना से एक बढ़िया वहां से सिल्क की साड़ी आती है, वो मैं लेकर आऊंगी। पैठनी सिल्क मिलता था उस जमाने में पूना में। शी अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड एज सुन एज शी अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, एक बड़ा बोर्ड था वहां पर। उस बोर्ड में चेयरमैन के बगल में जो बैठे थे, सुमंत मुलगांवकर के बगल में बैठे थे, शी इज दैट गर्ल हु रोट अ पोस्ट कार्ड टू JRD टाटा। इसने सुन लिया, ये इसने सुन लिया इस लड़की ने, और इसने स्ट्रेट अवे कहा कि मेरा तो सिलेक्शन होने नहीं वाला, तो मेरे मन में तो कोई डर नहीं है, मेरे मन में कोई एंग्जाइटी नहीं है, मेरे मन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो इसने स्ट्रेट अवे पूछा कि यू आर सपोज टू आस्क मी ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस एंड नॉट माई पर्सनल लाइफ।
उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सवाल पूछने लगे, शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट वुमन। उसने आधा घंटा उसका इंटरव्यू चला, उसने सारे सवालों के जवाब धड़ाधड़ देने लगे, जो उस इंटरव्यू में सारे कोई भी मेल नहीं दे पाया था। अंत में चेयरमैन ने कहा कि सी, वी आर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज, बाय योर स्किल्स, बाय योर विजडम, बाय योर स्ट्रेंथ ऑफ योर सब्जेक्ट, बट लेट मी टेल यू, अवर्स इज अ कंपनी जिसमें तुम्हें क्लासरूम्स में टीचिंग नहीं करनी है या तुम्हें बोर्ड रूम्स में नहीं बैठना है, तुम्हें नीली वर्दी पहनकर हमारा टेल्को का जो मशीन का शॉप है, उस मशीन में शॉप में एज एन इंजीनियर काम करना पड़ेगा। शी सेड एक्सेप्टेड, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। सो शी बिकेम in 1982 the first woman engineer who was a floor engineer on टेल्को, जिसे आज हम टाटा मोटर्स कहते हैं, जो आज भारत की बड़ी बड़ी कारें बनाते हैं करके। कुछ सालों बाद उनकी एक शादी हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, दोनों फ्रांस गए, फ्रांस से वापस इंडिया आए, और 1982 में उसके पति ने सोचा कि एक कंपनी बनाते हैं, नौकरी नहीं करनी, कंपनी बनाना है लेकिन पैसा नहीं था। तो इस लड़की ने कहा कि भाई मेरे पास पैसा है, पिछले 10 साल की जो सर्विस की थी मैंने, हर महीने में बैंक में कुछ न कुछ मैं सेविंग करती थी, तो मेरे पास पैसा है। तो पति ने पूछा कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो उसने कहा मेरे पास 10,000 रुपए है। एक बहुत बड़ी IT कंपनी बनाने जा रहे हैं और इसके पास 10,000 रुपए है, और इसने कहा कि मेरे पास मंगलसूत्र है और ये कुछ सोने की चूड़ियां हैं, तो उसको बेच देते हैं, उसमें कुछ 2-3 हज़ार रुपए मिल जाएंगे और कंपनी शुरू करते हैं। She was the one who believed in her husband. She was the one who was able to get those 10,000 hard-earned rupees from her bank, and her Mangalsutra and her chudis gave to her husband, and this is how one of the greatest all-time high company of not only India but of the world was born. Can you name who that woman was, who that company is? Yes, and who that company is? इन्फोसिस। इस प्रकार इन्फोसिस की स्थापना हुई। सुधा मूर्ति बिकेम द फाउंडिंग मेंबर एंड हर हस्बैंड वाज नारायण मूर्ति। 1982 में इन्फोसिस की स्थापना हुई कुछ और मित्रों के साथ में। कुछ साल उसने काम किया और फिर उसने मन उसका उचटने लगा कि इस इंडस्ट्री में और सॉफ्टवेयर में और कोडिंग कर कर टेक्नोलॉजी में मन नहीं लग रहा है। तो उसने सोचा कुछ लीग से हटकर काम करते हैं। तो 1996 में she founded what is called Infosys Foundation. She resigned from the company. She founded Infosys Foundation, और इस Infosys Foundation ने महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। गांव-गांव में जाकर ये महिलाओं के लिए स्कूलें बनाते थे, लाइब्रेरीज बनाते थे, उनको स्कॉलरशिप्स देते थे, उनके लिए किताबें खरीद के देते थे, उनको कपड़े देते थे जो बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के कई स्कूलों में गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं थे और बड़ी मुश्किल हुआ करती थी कि दिन भर 8 घंटे स्कूल जाती थी और उनके लिए टॉयलेट नहीं था। तो उन्होंने हज़ारों टॉयलेट बनाए ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में। उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया। उन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए उनको पैसा देकर, उनको लोन्स देकर, उनको उकसा कर मोटिवेट करके अपना धंधा शुरू करने के लिए मदद की। और उन्होंने हेल्थ केयर के अंदर खूब सारा पैसा दिया। और ये पैसा देते समय शी वॉज नॉट द वन कि मैम जा रही हैं किसी मर्सिडीज बेंज में जा रही है या रोल्स रॉयस में जा रही है या BMW में जा रही है। कई बार, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, कई बार बड़ी आसानी से एक बस के अंदर बस कंडक्टर को 15 रुपए का टिकट खरीद कर बस में बैठकर एक ऑर्डिनरी पैसेंजर के रूप में ये महिला सुधा मूर्ति महाराष्ट्र और कर्नाटक के गांव में आराम से घूमती थी, उनके साथ आराम से खाना खाती थी। कई बार उस स्कूल के हॉस्टल में ही सो जाती थी उन लड़कियों के साथ में। एक ऐसी वुमन कि जिसका एम्पायर इतना ह्यूज एम्पायर था। और उसके बाद भी जब ये काम कर रही थी, इस महिला ने कभी ये नहीं बताया किसी को कि मेरा जो दामाद है, माय सन इन लॉ, ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। Her daughter married the Prime Minister of England. Remember, ऋषि सुनक, इंडियन है वो, ऋषि सुनक। अभी जो 2022 से 2024 में इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के दामाद थे। तो कभी अपने ग्रुप्स में, अपनी किटी पार्टीज में, अपने इसमें कभी उसने ये शेखी नहीं बधारी कि देखो मैं, हमारा दामाद तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। नेवर नेवर। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग the owner of one of the
biggest industry in the country and in the world so far as information technology is concerned, one whose working capital is 4.5 lakh crore today, she still lives an extremely simple life, so much so I don't know इसमें कितना सच है, कितना किंवदंती है, कितना एनेक्डोट है ये है। अभी भी कहते हैं कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के घर में नौकर नहीं है, अभी भी वो अपना खाना खुद बनाती हैं और अभी भी वो दोनों एक केले के पत्ते के ऊपर खाना खाकर उस केले के पत्ते को वेस्ट मैनेजमेंट में उसको रिसाइकल करते हैं। तो मेरा ये कहना है, ये 5 जो कहानियां हैं इन 5 महिलाओं की, ये क्या दिखाती है हमें? ये हमें सिखाती है कि कल्पना चावला थी जिसने 15 साल की उम्र से ही आसमान में तारे देखना शुरू किया और अंत में उसे आसमान से तारे जमीन पे दिखने शुरू हो गए। वो ऐसे अंतरिक्ष में पहुंची जहां आज तक कोई महिला नहीं गई थी। हम ऐसे एक पुलिस अफसर को देखते हैं कि हु हैड द करेज, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू पिक अप अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ हिज कार एंड क्रेन इट एल्सवेयर। द वन हु हैड द करेज टू रिफॉर्म तिहाड़ जेल के हार्डकोर क्रिमिनल्स को। एक ऐसी महिला जिन्होंने देश के लाखों करोड़ों असंगठित, गरीब, असहाय, लाचार महिलाओं को एक ग्रुप बनाया और उनमें एक साहस पैदा किया कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स वी आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। एक ऐसी लड़की जिसने राइट हैंडर से लेफ्ट हैंडर में कन्वर्ट होके एक पुरुषों को टेरिटरी को चैलेंज दिया और आज आईपीएल के अंदर आज वो बेंगलोर की कैप्टन है। आज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा उसके मैचेस देखने आते हैं एंड फॉर एवरी शॉट दैट शी प्लेज she earns a thunderous applaud not from women but from men also। and हम सुधा मूर्ति को देखते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। मैं इन कहानियों को अंत दूंगा एक 2005 की एक स्टोरी से। 2005 में अमेरिका का एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन यूएस इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। हर साल पूरे विश्व में जो 4-5 नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आते हैं। दे मेक देयर नेम इन इकोनॉमिक्स, इन हिस्ट्री, इन फिजिक्स, इन बायोलॉजिकल साइंसेस, इन मेडिसिन एंड सो ऑन। सो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। और 2005 का दीक्षांत समारोह था, कॉन्वोकेशन था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और उन्होंने एक ऐसे गेस्ट को इन्वाइट किया हु वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट। इमेजिन, one of the biggest and the most widely recognized institute and university in the world calling a school dropout who hasn't gone to the college to address their convocation करके। वो बंदा आया, ये 2005 की बात है, और उसने जो भाषण दिया, यदि आप YouTube के ऊपर उसको भाषण को देखो तो उस भाषण को आज तक लाखों नहीं, शायद करोड़ों लोगों ने, हो सकता है अब जो लोग होंगे करोड़ों लोगों ने देखा है। और उस भाषण में उसने 3 बातें कही। पहली 2 बातें तो मैं नहीं कह रहा हूँ, हमें समय नहीं है, लेकिन उसने उस भाषण का जो अंत किया वो बड़ा सुंदर किया। उसने कहा कि देखिए, कुछ 4 या 5 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था, उस कैंसर का मैं विक्टिम हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उस कैंसर के ऊपर मैंने विजय प्राप्त की है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे कितने दिन हैं। हो सकता है ये दिन मेरा आज का जीवन का अंतिम दिन भी होगा। I am not sure how long am I going to live. Perhaps this could be the last day of my life as well. पर उसने स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स को 4 शब्द कहे, and those 4 words became immortal. They have been quoted hundreds and thousands and lakhs and millions of times all over the world. उसने कहा, my only request, my only command, my only take-home message to you, my dear students, is stay hungry, stay foolish। बड़ा विरोधाभास लगता है, stay hungry, stay foolish। इसका क्या मतलब है? भूखे रहो और बेवकूफ बने रहो, है ना? और stay hungry और stay foolish इस वाक्य को करोड़ों बार कोट किया गया है। ये मैनेजमेंट में कोट होता है, ये एजुकेशन में कोट होता है, PhDs में कोट होता है, मोटिवेशन स्पीकर्स कोट करते हैं। पर इस कहानी के पीछे, इस वाक्य के पीछे एक बड़ा कहानी है। 1974-75 में एक बहुत ही सुंदर मैगजीन कैलिफोर्निया से पब्लिश होता था, और उस मैगजीन का नाम था द होल अर्थ कैटलॉग, जिसमें इस पूरी
पृथ्वी की, इस ज्योग्राफी की बड़ी सुंदर पिक्टोरियल स्टोरीज बताया करते थे. रिमेंबर दैट वाज द टाइम जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब गूगल नहीं था, जब कोई भी सॉफ्टवेयर्स एआईज नहीं थे, तो अपने हाथ से वो डायग्राम्स बनाकर, पिक्चर्स बनाकर पूरी पृथ्वी का एक कैटलॉग बना के वो देते थे. 70s में किसी कारण से वो मैगजीन बंद हो गया, और जब वो मैगजीन बंद हुआ तो उसके अंतिम पेज पे उन्होंने लिखा, नाउ वी आर क्लोजिंग दिस मैगजीन नाउ, बट वी वुड लाइक यू टू स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. एंड बाय स्टे हंग्री वी मीन, ये फूड की हंगर नहीं है, ये कहती है ज्ञान की, ये कहती है एक क्यूरियोसिटी, एक लगन, एक उत्कंठा एक में. स्टे हंग्री मीन्स ऑल योर लाइफ बी अ स्टूडेंट, all your life you should have that hunger for acquiring new knowledge. And today knowledge can come from many forms. It can come from your classrooms, it can come on internet. Today the artificial intelligence has become a very, very, very good teacher 24/7 in your smartphones and in your computers. But make sure that you stay hungry, you remain curious, you remain inquisitive all your life. That उस hunger को अपने मन में से बूझने मत दो. Stay hungry. And secondly, he said, stay foolish. By stay foolish माने अपने आप को, जिसे हम हमारी हिंदी में कहते हैं, देहात की हिंदी में, अपने आप को झब्बू मत समझो. Don't think that you are very big. आप में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. आप में ये होना चाहिए कि शायद मुझे कुछ भी पता नहीं है, शायद ये होना चाहिए कि मेरे ज्ञान में अभी भी कसर है, शायद ये मैं ये चीज़ें जानता नहीं हूँ. And try to fill those gaps in the knowledge. If you cultivate these two habits all your life, if you stay hungry and stay foolish, I am sure that suddenly all these 400 NCC cadets who have gathered today from all walks of life, from all districts and talukas of Vidarbha today, would suddenly stand out and would make a mark for themselves because they are staying hungry and staying foolish. The name of this person who died 6 years later and who became the second richest person in the world. Remember, second richest person in the world. You know, next to only Bill Gates. Anybody who could guess his name? ये उसकी देन है. स्टीव जॉब्स, है ना. आईफोन उसकी देन है, मैकबुक्स उसकी देन है. ये स्टीव जॉब्स था. और स्टीव जॉब्स केवल 50 साल जिया. देखिए, स्टीव जॉब्स ही डाइड वेरी यंग, पैंक्रियाटिक कैंसर से डेथ होगी उसकी 2011 में करके. लेकिन उस 50 साल के अंदर एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का, जो केवल स्कूल में 10वीं 12वीं जो पढ़ा होगा, वो लड़का जिसने अपनी अभूतपूर्व बुद्धि से, क्षमता से, इनोवेटिव तरीकों से, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से वो करके दिखाया जो आज अमेरिका के बड़े बड़े कॉलेज के PhDs या नोबेल लॉरेट्स भी नहीं कर पाते हैं. एंड सो ऑन दैट नोट, दैट स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश, वेल आई विल एंड. थैंक यू वेरी मच.